शुभ प्रभात। मैं हिंदी का विषय अध्यापक और कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में आज हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि रचित है आलोक धनवा के द्वारा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं। आलोक धनवा, इनका जन्म 1948 में मुंगेर, बिहार में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो जनता का आदमी, भीगी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज़ बनती है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और राहुल सम्मान से सम्मानित हैं, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान से सम्मानित हैं, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से ये सम्मानित हैं। इसके अतिरिक्त पहल सम्मान से ये सम्मानित हैं। इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। और कविता और साहित्य लेखन के क्षेत्र में इन्होंने साहित्य की मात्रा पर ध्यान नहीं दिया, यानी मात्रात्मक रूप में आपको इनका लेखन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। या हम यह भी कह सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी तक इनके साहित्य को शायद उतनी गंभीरता के साथ लिया नहीं गया है। लेकिन जो इनका साहित्य है वो प्रतीकात्मक और बिंबात्मक बिंदुओं पर आधारित है। और बहुत ही सुंदर रचना यहाँ पर एक पाठ में संकलित की गई है पतंग के नाम से। और इसके माध्यम से यहाँ पर मानवीय इच्छाओं, मानवीय लालसाओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो देखते हैं कि क्या कविता के माध्यम से आलोक धनवा जी यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। पतंग। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। बहुत ही सुंदर रचना है। पतंग के माध्यम से आलोक धनवा जी यहाँ सांकेतिक और बिंबात्मक रूप में, संकेतों के माध्यम से और बिंब के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं व्यक्ति के मन में निवास करने वाली उसकी इच्छाओं और लालसाओं के संबंध में। तो हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने इसको जोड़ने का प्रयास किया है। सबसे तेज़ बौछारें गई, भादो आ गया सवेरा हुआ, यानी कि जो भादो का मौसम था, बारिश का, भाद्रपद का और तेज़ वर्षा वाला मौसम अब जा चुका है और चारों ओर जो घनघोर अंधेरा, बादलों की गर्जना थी वो अब बीत चुकी है और एक नया सवेरा आ चुका है। सब मौसम बीतने के बाद एक नया सवेरा हो चुका है। यहाँ बिंबों के माध्यम से वो प्रदर्शित कर रहे हैं व्यक्ति के जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं, विभिन्न विपदाओं का। वो कहते हैं कि वो दौर निकल चुका है और जो अंधेरे में गुजरने वाला दौर था, जो समस्याओं का दौर था, जो विभिन्न प्रकार की आपदाओं का दौर था, वो जा चुका है और एक नया सवेरा आपकी प्रतीक्षा में है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और वो सवेरा किस प्रकार का है? वो सवेरा है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। बिंब के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। खरगोश सफ़ेद रंग का पक्षी, यानी कि श्वेत, उज्ज्वल, है ना, जो कि प्रदर्शित करता है एक मानसिक शांति जो आपको देने वाला रंग है, किसी रंग के साथ घुल जाने वाला रंग है। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, और उस प्राणी की भी आंखों के जैसा लाल सवेरा जो अपने में लालिमा लेके एक शांतिपूर्ण वातावरण लेके आपके समक्ष उत्पन्न हो चुका है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, और ये भाद्रपद यानी कि भादों का मौसम, वर्षा ऋतु का मौसम गुजर चुका है और शरद ऋतु का मौसम
आ गया है। ये सभी पुलों को पार करते हुए जितने भी बीच में रोकने वाले जितने भी तत्व थे उनको पार करते हुए, और अब ये शरद ऋतु का मौसम आ चुका है और चारों ओर जो है वातावरण बिल्कुल उसी के अनुकूल हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। ना वो अंधकार है, ना वो अब बिजलियों और बादलों का कड़कना है, और ना ही वो मूसलाधार बारिश है, और ना ही वो मूसलाधार बारिश से होने वाली आपदाएं हैं। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, और वो किस प्रकार से आया है, बिंब के माध्यम से यहाँ कह रहे हैं कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब ये नई चमकीली साइकिल व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकती है? नई चमकीली साइकिल व्यक्ति के जीवन में आने वाली विभिन्न अवसर हो सकते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं के माध्यम से अर्जित करता है। सांकेतिक रूप में अगर हम बात करें तो घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, और घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से यानी कि चारों ओर घंटी बजाने से तात्पर्य यहाँ कोलाहल से है, और ये कोलाहल उस मौसम परिवर्तन के बाद जो वातावरण और प्राकृतिक तत्वों में जो परिवर्तन आता है उसको इंगित करता हुआ है। और अगर विशेष अर्थ में बात करें तो ये घंटी बजाने से तात्पर्य आपके जीवन में आने वाले विभिन्न अवसरों की यहाँ पर बात की जा रही है, जो विभिन्न समस्याओं के माध्यम से आते हैं। व्यक्ति के जीवन में ऐसा मानना चाहिए कि एक समस्या एक अवसर को लेके उत्पन्न होती है, और उस अवसर और उस समस्या को व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन में लेता है और क्या अनुभव उससे ग्रहण करता है, उसका किस प्रकार से नियोजन करता है, ये उसकी मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों को बुलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और बहुत सारे चमकीले इशारे यानी कि अनेक अवसरों के माध्यम से उसे बुलाते हुए, किसको बुलाते हुए? अभी चमकीले इशारे क्या हो सकते हैं? अगर हम मौसम की बात करें तो शरद ऋतु में चारों ओर प्रकृति का जो वातावरण है वो इस प्रकार का सुहाना हो गया है ना, कि व्यक्ति चारों ओर बड़े आनंद के साथ घूम रहे हैं, बड़ा सुहावना मौसम है, लुभावना सा, मनमोहक सा। तो ऐसे मौसम में ये बिल्कुल चमकीले इशारे हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप किसी चीज़ की सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, और ये किसे आकर्षित कर रहे हैं? ये आकर्षित कर रहे हैं पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। ये मौसम का परिवर्तन उनको अपनी ओर लालायित कर रहा है चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और ये चमकीले इशारे उनको अपनी ओर बुला रहे हैं, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और वही आकाश जो इतना कठोर था शरद ऋतु से पहले, जब भादों का मौसम था, क्योंकि उसमें आकाश में चारों ओर अंधकार छा जाता था, थोड़े ही देर में उसी आकाश में थोड़ी देर में बादल गरजने लगते थे, उसी आकाश में मूसलाधार बारिश होने लगती थी, उसी में ओलावृष्टि होने लगती थी। लेकिन इस समय जैसे ही वो मौसम गया, ऋतु गई और शरद ऋतु आई, वैसे ही हम देखते हैं कि वह आकाश बिल्कुल सौम्य, मुलायम, पारदर्शी, बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो गया है। और व्यक्ति के जीवन में अगर बात करें तो ये आने वाले जो अवसर समस्याओं के रूप में व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उनसे किस प्रकार से व्यक्ति निपटता है और किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान करता है, और उन समस्याओं के समाधान से न केवल अपने अनुभवों के कोश में वृद्धि करता है, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी जीवन के प्रति उसके अंदर अर्जित होता है। और ये समस्याएं ही, ये अवसर, ये समस्या ही उसके जीवन में अवसर बनकर ये मुलायम अवसर प्राप्त कराते हैं। और ये आकाश क्यों मुलायम बन गया है? ये आकाश मुलायम बन गया है कि पतंग ऊपर उठ सके, कि जो बच्चा है वो इस पतंग को ऊपर उठा सके। और ये पतंग क्या है? ये पतंग व्यक्ति के जीवन में आने वाली विभिन्न इच्छाएं, मनोकामनाएं, लालसाएं, ये सारी की सारी उस पर निर्भर है। वो लक्ष्य जो व्यक्ति अपने जीवन में निर्धारित करता है अपने भावी जीवन के लिए, वो विचार, ये वैचारिक सौष्ठव यहाँ पर पतंग के माध्यम से इंगित किया गया है, क्योंकि ये भी इसी प्रकार से पतंग के समान हल्के होते हैं, और ये भी विचारों की, कल्पनाओं के आकाश में अनंत तक उड़ सकते हैं। तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, इनको दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्यों कहा गया है? क्योंकि पतंग जो है वो दुनिया की सबसे पतली और रंगीन चीज़ है, क्योंकि बड़ी आसानी से उड़ जाती है एक पतली सी डोर के माध्यम से आकाश में। और सबसे पतला कागज़ क्योंकि इसमें
लगा होता है। और इसका विशेष अर्थ देखें तो व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार से जो व्यक्ति की लालसाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी मनोकामनाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो भी इसी पतंग के समान हल्की होती हैं। रंगीन क्योंकि वो भौतिक संसार के उन समस्त अवयवों को प्राप्त करना चाहता है, उन समस्त सुखों को प्राप्त करना चाहता है जो वैभव और विलासिता से संबंधित है। और इन सब के पीछे एक पतली सी डोर जो व्यक्ति की कल्पना शक्ति, उसकी सृजनात्मकता और उसके क्रियाकलापों पर निर्भर करती है, उसकी सारी की सारी इन महत्वाकांक्षाओं को, लालसाओं को जोड़ के रखे रहती है और वो उनके प्रति किसी न किसी रूप में क्रियाशील रहता है और उनको प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर इस उक्ति के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, क्योंकि पतंग जो होती है वो बाँस की पतली सी कमानी के माध्यम से बनी होती है। तो इस प्रकार से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति के जीवन में वो इच्छाएं, लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं कितनी सारी चीज़ों के संयोग से बनती हैं और उनकी प्राप्ति में कितनी सारी चीज़ों का संयोग होता है ना। पतंग बनाने में डोर, मांझा और कागज़, बाँस की डंडी, तो इन सब चीज़ों का योगदान होता है। इसके साथ अनुकूल आकाश, वातावरण, वायु प्रवाह, इन सब चीज़ों का योगदान होता है। और उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में भी जो समस्त उसकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, लालसाएं, वैभव प्राप्ति की सभी कामनाएं हैं, उनको प्राप्ति के लिए भी अनेक चीज़ों के मध्य तारतम्यता होनी बहुत ज़रूरी होती है और नितांत आवश्यक होती है। तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इस मौसम के आने के बाद क्या हो जाता है कि ये मौसम चारों ओर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और क्यों आकर्षित करता है? ताकि वो पतंग उड़ाने के लिए अग्रसर हों और आगे आएँ, और ताकि शुरू हो सके उनके बीच पतंग उड़ाते ही सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। क्योंकि तितलियों के समान उड़ने वाली दुनिया है जहाँ बच्चे मदमस्त होकर चारों ओर अपनी सारी संताप भूलकर आनंद की चरम सीमा की ओर उन्मुख होने का या जाने का प्रयास करते हैं। और ये सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन में यहाँ पर कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन में जब आप किसी समस्या पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उस विजय के पश्चात जो सुख की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसको अभिव्यक्त करने का ये एक प्रकार से सांकेतिक यहाँ पर सीटियों और किलकारियों का प्रयोग किया गया है, जहाँ व्यक्ति अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आगे हम देखते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है और बेचैन पैरों के पास, उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो यहाँ पर फिर से कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा क्या होता है, अपने साथ जन्म से ही कपास प्रयोग किया गया है सौम्यता और नर्म स्वभाव के लिए, कि वे बड़े निष्कलंक होते हैं, है ना, और बड़े फ्लेक्सिबल, या हम कहें किसी भी सांचे में आकार में ढल जाने वाले, बहुत ही हल्के वज़न के होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, कपास के जो गुण हैं, इनकी तुलना यहाँ पर बालक से की गई है, पतंग उड़ाने वाले, कि वो अपने साथ ये सारे के सारे गुण लेके आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है, जहाँ पृथ्वी चारों ओर घूर्णन कर रही है, उनके बेचैन पैरों के पास ऐसा प्रतीत होता है कि जब वे अपने नन्हे नन्हे पैरों से पतंग उड़ाने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, तो जो पृथ्वी है वो घूमती हुई इनके पैरों के पास बेचैन होकर आ जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वो बेसुध होकर दौड़ने लगते हैं इधर उधर देखे बिना, क्योंकि उनका सारा का सारा ध्यान पतंग पर रहता है, छतों को भी नरम बनाते हुए। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नंगे पांव दौड़ते समय भी उनके पैरों के नीचे जो ईंट, पत्थर और मिट्टी है वो भी बिल्कुल कपास के समान नरम हो गई हो। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और जिस हिसाब से चारों दिशाओं में वो ऐसा लगता है ढोल नगाड़े की तरह बजाते हुए, हल्ला करते हुए, कोलाहल करता हुए जाते हैं। वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। पेंग भरना यानी कि लहराते हुए, झूलते हुए चले जाना। जिस प्रकार किसी पेड़ की शाखाएं जो होती हैं, जब वायु चलती है तो वायु के अनुकूल वो लहराने लगती हैं, उसी प्रकार बच्चे भी पतंग को देखकर उसके अनुकूल जाकर लहराने लगते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर।
यहाँ पर ये कहने का प्रयास है। और इन सब के माध्यम से सांकेतिक रूप में कहने का प्रयास है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कपास की तरह होना चाहिए। कपास की तरह कि वो जो जितने भी गुण कपास के हैं, वो मुलायम होना, वो वज़न में हल्का होना, वो उसका रंग, वो उसका आकार, वो उसकी प्रवृत्ति, क्योंकि यही प्रवृत्ति जो है उसको इस योग्य बनाती है कि वो समायोजन कर सके। वो समायोजन ऐसा कि जो उसके आने वाले जीवन में उसके लिए लाभकारी सिद्ध हो सके, है कि नहीं। वो अपने प्रयासों के माध्यम से चारों दिशाओं में फिरता है, वो वायु प्रवाह के साथ निरंतर प्रवाहित होता रहता है। तो ये इस पूरे के पूरे प्रकरण के माध्यम से यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ एक ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो यहाँ पर कहने का प्रयास फिर से किया जा रहा है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, यानी कि जब वो बेसुध होकर चारों ओर इधर उधर दौड़ रहे हैं तो छतों के किनारों से, क्योंकि उनको ध्यान नहीं है, उनका सारा का सारा ध्यान किस पर है, पतंग उड़ाने पर है, तो उन्हें गिरने से बचाता है उनके शरीर का रोमांचित संगीत, क्योंकि वो रोमांच में होकर इधर उधर दौड़ रहे हैं और वही उनके शरीर का कोलाहल और संगीत उनको गिरने से बचाता है। वो गिरते हैं तो वो धरती भी मुलायम हो जाती है, उससे किसी प्रकार की चोट नहीं लगती है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचाता। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, और ये पतंगों की जो ऊंचाइयां हैं, जितनी ऊंचाई पर वो उड़ती है, वो उनको थामे रखती हैं, वो उनको रोके रखती हैं महज एक धागे के सहारे, महज एक धागे के सहारे। व्यक्तिगत जीवन में ये पतंग, मैंने कहा कि व्यक्ति के लालसाएं, इच्छाएं, मनोकामनाएं, उसकी जितनी भी भौतिक संसार में ऐश्वर्य और वैभव विलासिता है, उसको प्राप्त करने की उसकी लालसाएं हैं, और इन सब को एक ही डोर जो बांध के रखती है वो है कर्म की डोर, यानी कि व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कर्म। और वो कर्म किस पर आधारित होना चाहिए, वो सत्य के मार्ग पर आधारित होना चाहिए। तो ये यहाँ पूरे के पूरे प्रकरण में बताने का प्रयास किया गया है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, क्योंकि पतंग के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं, क्योंकि वो पतंग केवल पतंग नहीं है उनके लिए कागज़ का एक टुकड़ा, उसकी ऊंचाई उनके आत्मसम्मान और उनकी प्रतिष्ठा की ऊंचाई है, उसका कट कर गिर जाना उनकी पराजय है। तो ये सांकेतिक रूप में यहाँ पर दर्शाया जा रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में इन चीज़ों का बहुत ही महत्व है, उसको समझना चाहिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कवि यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा है, जब वे इस खतरनाक खेल को खेलते हुए अगर कहीं पर वो छतों के किनारों से गिर जाते हैं, तो उस समय धरती अपने आप को उठाकर उनको किसी प्रकार के चोट से चोटिल होने से बचाती है, और ऐसी अवस्था में जब उन्हें चोट नहीं लगती है तो उनका आत्मविश्वास और दुगना हो जाता है, उनका उत्साह दुगना हो जाता है, और भी निडर होकर वो सुनहले सूरज के सामने आते हैं उसको चुनौती देते हुए, है ना, एक नई ऊर्जा के साथ। यहाँ पर सांकेतिक रूप में कहने का प्रयास है कि जीवन में जो है व्यक्ति को सफलता से ज़्यादा असफलताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन प्रत्येक असफलता उसे सफलता की ओर और ज़्यादा प्रेरित करती है और ज़्यादा निकट लाने का प्रयास करती है, तो वो और भी निडर होकर उसके लिए प्रयास करते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई, यानी कि पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई उनके पैरों के पास पहुंचने का प्रयास करती है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ दौड़ते हैं तो वहाँ वहाँ धरती प्रयास करती है कि उनके पैरों के पास आकर रुक जाए। तो इस पूरी की पूरी कविता के माध्यम से आलोक धनवा ने यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से बालमन में या छोटी आयु में व्यक्ति के माध्यम से या बालक के माध्यम से किस प्रकार चंचलता और खेल, यानी कि पतंग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में जो उसकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, लालसाएं होती हैं, उनका क्या रूप होता है और किस प्रकार से वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं। तो आशा करता हूँ कि इसका सारांश आपको बताने में मैं सफल हुआ होऊंगा, और किसी प्रकार की भी शंका के लिए आप निसंदेह मुझे प्रश्न कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।